हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेमेटिक्स। केमिकल काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया था। जो केमिकल काइनेमेटिक्स होती है वो हमें बताती है रेट ऑफ अ रिएक्शन किस तरीके से होगी, वो हमें केमिकल काइनेमेटिक्स बता देती है। अगर मैं बात करूँ केमिकल काइनेमेटिक्स के जो रिएक्शन है वो बेसिकली किस किस पे डिपेंड करती है, फैक्टर पे, पाथवे पे और मैकेनिज़्म पे डिपेंड करती है। हमारे पास कुछ ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ मॉडरेट पे होती हैं, या कोई रिएक्शन होती है जो बहुत स्लो होती है। वो अलग अलग टर्म पे डिपेंड होती है। जो काइनेमेटिक्स होती है वो मॉडरेट रिएक्शन पे डील करती है। फिर हमने देखा था जितना जल्दी रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है उतना जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है। इन दोनों का मतलब तो सेम है। तो मतलब चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन एंड द चेंज इन चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला था। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, ये हमारा बेसिक फार्मूला हो जाएगा किसका, कि कोई चीज़ कितना जल्दी ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ कितना जल्दी बन रही है। तो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही कहते हैं उसे। अगर मैं बात करूँ उसका ग्राफ हमने देखा था, जो हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, जो और हमारा प्रोडक्ट का ग्राफ था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, जो ओरिजिन से इंक्रीजिंग फॉर्म में बेसिकली जा रहा था। ये हमें पता है। और अगर मैं फर्दर बात करूँ, ये तो हो गया रिएक्टर प्रोडक्ट का। और फिर मैंने आपको फर्दर और भी बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक सोल्यूशन के बेसिस पे होती हैं, गैसेस के बेसिस पे होती हैं। सोल्यूशन के बारे में बात करूँ उसमें हम कंसंट्रेशन से डील करते हैं, और गैसेस के बारे में बात करूँ उसमें हम प्रेशर से डील करते हैं। अगर सोल्यूशन की बात करूँ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, प्रेशर की बात करूँ चेंज इन प्रेशर अपॉन में टाइम टेकन। अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। गैसेस का क्या होगा, ATM पर सेकेंड। फिर मैंने आपको बता दिया था इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर रीजन पे क्या कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आप स्कूल से घर जा रहे हैं, बीच में किसी शॉप आ जाती है, आपने कहीं शॉप पे जाना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड क्या था वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। फिर मैंने बताया था एवरेज स्पीड, जो आप फिज़िक्स में इजीली डिस्कस करते हैं वही है, मतलब चेंज इन रेट अपॉन में टाइम टेकन, जैसे R2 - R1 T2 - T1, ये अपॉन में, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूँ, DC अपॉन में DT आ जाता है। फिर मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दिया था, A + B गिव यू C + DD, मतलब disappearance of A and B and appearance of C and D, ये मैंने बता दिया था। कुछ इस तरीके से रिएक्शन थी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन थी। ये जो रीजन है ये अपीयरेंस वाला है, और ये जो रीजन है बेसिकली डिसअपीयरेंस वाला है। तो डिसअपीयरेंस मतलब चेंज ही होगा, लेकिन नेगेटिव में डिसअपीयरेंस वाला होगा, और ये वाला रीजन पॉजिटिव में हम लेंगे। अगर मैं बात करूँ, फिर मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका, डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन में स्टाइकियोमेट्री रेशियो इक्वल्स टू में रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, B का, अपॉन में स्टाइकियोमेट्री रेशियो, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C अपॉन में स्टाइकियोमेट्री रेशियो इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D अपॉन में स्टाइकियोमेट्री रेशियो। ये तो हमारे पास बेसिकली सिंपल स्टाइकियोमेट्री रेशियो वाले कॉन्सेप्ट आ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन इन सब के इक्वल में होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। और मैंने एक और चीज़ पिछली वीडियो में बता दी थी, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है। अगर मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में बात करूँ तो हम सबको पता है जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ A स्टाइकियोमेट्री रेशियो, कंसंट्रेशन ऑफ B स्टाइकियोमेट्री रेशियो। और जो रेट होता है वो बेसिकली जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास K कांस्टेंट आ जाता है। कौन आ जाता है, K कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, के हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अगर मैं बात करूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इन्फॉर्मेशन ऑफ मोलारिटी के बारे में बताता है। और जो हमारा रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बताता है। तो अभी मैंने जितना आपको बताया है उसको रिवाइज करो, फिर मैं कुछ 1 मिनट के बाद आपको फिर से नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ठीक है, जल्दी रिवाइंड करो अपने माइंड में। आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, सो अब हम एक नया इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है के। किस किस का नाम के से स्टार्ट होता है, मुझे सबसे पहले ये बता दो। क्या डिस्कस करने वाले हैं? के। अब भाई के किसी का नाम नहीं है और के कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। के एक टाइप का क्या है बताओ? के एक टाइप का कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और ये के आपको कौन से रिएक्शन में दिखा था बताना ज़रा। ये आपको मेरे हिसाब से रेट वाली रिएक्शन में देखा था, है ना? रेट वाली रिएक्शन में के कहीं देखा था? हाँ दिखा था, के कांस्टेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा था। अगर मैं बात करूं, के हमारे पास रेट कांस्टेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी हो सकती है। व्हेन यू हैव केप्ट द बोथ टर्म इक्वल्स टू 1 देन द रेट इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी वैल्यू को 1 पुट कर दिया, है ना? किसी भी वैल्यू को 1 पुट कर, मतलब दोनों टर्म्स को हमने 1 पुट कर दिया, उसको हम के कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब रेट कांस्टेंट इज a rate of reaction if the concentration of all reactant become 1। मतलब जब concentration जो होती है किसी भी रिएक्शन की वो 1 बन जाए तो उसको जगह हम के कांस्टेंट यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ के कांस्टेंट किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती, वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसको ना एक फ्लो की तरह बना लो, जो के कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करती है, किस पे नॉट डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है उस पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन कंसंट्रेशन जो होता है उस पे डिपेंड नहीं करती। जो कंसंट्रेशन वाला है ना, वहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ ना उसको याद रखना। ठीक है, सारे अपना जोश नहीं सॉरी मैं खोल के कोई भी अपना जोश नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट वैल्यू होती है, उस रेट कांस्टेंट की यूनिट वैल्यू मतलब कह सकते हैं जनरल फार्मूला है। उसका जनरल फार्मूला बेसिकली है क्या, वो देख लेते हैं। के कांस्टेंट का एक बेसिक जनरल फार्मूला है। इसको आपको डराइव करना भी आ सकता है वैसे, लेकिन ज़्यादा अगर नहीं पूछा जाता तो आप सीधा लिख लीजिए, मोल लीटर पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस n एंड पर सेकेंड, जो हमने पढ़ा था ना मोल पर लीटर सेकेंड पर लीटर, जो कंसंट्रेशन वाले टेम में पढ़ा था, सेम है, बस 1 माइनस n पुट कर लेना है। अगर मैं बात करूँ ये n क्या है, अब इस n के बारे में थोड़ा जान ले। ये n क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है, बेसिकली n हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। ये n हमें ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इस n को अब हम चुप करवाते हैं और इस n का सारा फंडा खोल देते हैं। ठीक है भाई, n कहाँ है? अरे ब्लैंक शीट नहीं है ना, ये साइड में भी चलता नहीं है ये, कोई ना, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ साइड में करवा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो n है
जब n की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उसकी यूनिट क्या होगी, मतलब 0 हो जाए तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड हो जाए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जब n की वैल्यू 0 होगी, ये तो हमें पता है, मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स। लेकिन जब n की वैल्यू 1 हो जाए तो सेकंड इन्वर्स रहेगी, सिंपल, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 हो जाए तो मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स, मतलब इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, इसमें लीटर इन्वर्स में और इधर मोल इन्वर्स में, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हमारे पास n की वैल्यू इक्वल्स टू 3 हो जाए, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास मोल पर सेकेंड मतलब ट्वाइस ऑफ पर सेकेंड, लीटर पर ट्वाइस पर सेकेंड, और इन्वर्स हो जाएगा सेकेंड का मोल, सॉरी सेकेंड बोल रही थी, तो इसका होगा मोल ट्वाइस इन्वर्स लीटर इन्वर्स एंड सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ये ना अब आप सोच रहे होंगे इसे याद क्यों करना है, बेसिकली इसको याद ही करना पड़ेगा, या फिर आप जनरल फॉर्मूले के अंदर पुट करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसे क्यों पढ़ना है बेसिकली। फॉर एग्जांपल आपका न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल में आपको यूनिट अलग अलग दे दी गई, तो उस यूनिट को उस चेंज में कन्वर्ट करने के लिए, उस फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पीछे स्क्रीन पे वो देख लेते हैं। स्क्रीन क्या कह रही है? मॉलिकुलरिटी रॉड, बेसिकली ये क्विक रिवीजन वाले नोट्स है ना, तो इसमें जो मैं करवा रही हूँ वो मैं डिटेल में करवा रही हूँ, कोई ना। लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो डाले करूँगी ना आज से, उसमें मैं आपको ब्लैंक पेज पे पढ़ा दे करूँगी। ये क्विक रिवीजन वाले नोट्स ऐसे ही हैं, ठीक है। उसको मैं दूसरे में करवा दे करूँगी जिसमें इजीली हो जाएगी, क्योंकि क्विक वाले में मैंने बनाए तो मैंने सोचा था ये लास्ट में आपको PDF ही दे दूँगी, ठीक है। लास्ट में आपको PDF दे दूँगी, फिर आप थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, मतलब अपने पेपर में रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वैसे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल सिंपल वाइट पेज यूज़ करूँगी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई ना। इस पर अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा तो मेरी थर्ड वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैं आपको ब्लैंक पेज में फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करवाती हूँ, तो वहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला तो पता है, रेट इक्वल्स टू के अपॉन में ए, सॉरी के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, है ना। अब पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ऑर्डर की? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर और क्या बता करूँ, ये हमारे पास कुछ हो सकता है। व्हाट वाज द ऑर्डर इन एक्सप्लेनिंग द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हमारे पास सिंपल टर्म थी। सबसे पहले ये 1 हो सकते, 0 हो सकते, 1 हो सकते, 2 हो सकते, 4 नहीं हो सकती, नेगेटिव हो सकते, फ्रैक्शन हो सकती है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये नहीं बोला कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने केवल बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल कर सकता है। फिर हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इंक्रीज, बेसिकली इन विच द रिएक्शन डिक्रीज, जब रिएक्शन कम हो जाए, रिएक्शन बढ़ जाए, या रिएक्शन में कोई चेंज ना आए, तो ये वाले फैक्टर्स हैं जो बेसिकली चेंजेस हमारे रिएक्शन में अफेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ, इफ़ it give us information about change in rate, the reaction of the changing of the concentration of a reactant, ठीक है। ये कुछ है नहीं, अच्छा ये मैं ऐसे ही आपको बता रही थी, इस नोट्स में लिखा था, वैसे ये सब ये नोट्स में लिखा था, ये ऐसे ही है। वैसे मैं अगर मैं बात करूँ, इन नोट्स में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, काइनेमेटिक्स कर लिया,
रेट ऑफ रिएक्शन कर लिया है, ये यूनिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। डिसअपेरेंस मैकेनिकल भी कर लिया है, रेट लॉ भी कर लिया है, एवरेज स्पीड भी कर लिया है, इंस्टेंटेनियस भी कर लिया है, रेट कांस्टेंट के कर लिया है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको करवाना है, ठीक है। और याद रखना मैंने अभी तक यही बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन केवल रेट ऑफ रिएक्शन, ये नहीं कि 0 रेट ऑफ रिएक्शन, वो वाली रेट ऑफ रिएक्शन मत करना, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूँ, हमारे पास